यस, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है? एज फाइंड आउट करना है, ठीक है। लेट द एज इज टी, या टी टाइम है उसका, तो हम क्या करेंगे, लेमडा इक्वल टू 0.693 अपॉन, अब हाफली टी हाफ कितना है, यानी हाफ लाइफ क्या है, 5770 ईयर्स, ठीक है, आंसर ईयर्स में ही आएगा, ठीक है, इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, ये क्या है, एज, एज ऑफ द मम्मी या एज ऑफ द सैंपल जो भी है, ठीक है, लॉग। अब इनिशियल एक्टिविटी, इनिशियल एक्टिविटी मतलब लिविंग बॉडी की, लिविंग बॉडी की एक्टिविटी क्या है, फ्रेश सैंपल या लिविंग बॉडी की एक्टिविटी क्या है, 14 डीपीएम, 14 डीपीएम है, वो यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी अपॉन, और इस समय जो इस टाइम पर इजिप्ट एंड मम्मी का कितना दिया हुआ है, 7 इन इस टाइम पर, यानी टाइम टी की क्या है, 7 डीपीएम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2, log 2 की वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 2.303, 0.3 अपॉन टी। अब यहाँ से आपको क्या करना है, टी को सॉल्व करना है, टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2.303 इंटू 0.3, 5770 अपॉन 0.693, ठीक है। बस ये सॉल्व कर लीजिए यहाँ से, ठीक, ये कितना हो जाएगा, डेसिमल ये ख़त्म, ये ज़ीरो, ठीक है। चलिए, तो 6930, तो 23, ये अप्रोक्स क्या हो गया, 3 हो गया, ये 3 से कैंसिल आउट, तो अप्रोक्स 5770 आ गया, अप्रोक्स, एग्जैक्ट तो नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस तो आना ही है, 5770 ईयर्स, यानी कि वो 5770 ईयर्स पहले लिविंग कंडीशन में था, यानी इजिप्टियन मम्मी जो जिस समय उसकी डेथ हुई है उससे और अब तक का जो टाइम है वो 5770 ईयर अप्रॉक्स, ठीक है। इसमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, ठीक है, 10 ईयर, 20 ईयर्स, 10-20 साल इधर उधर हो सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। जब 1000 ईयर्स में बात कर रहे हैं तो 10-20 ईयर्स की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ये तो सिर्फ एक टेक्निक है, मतलब अप्रोक्स है, और जब हम इसे डेसिमल्स के और ज़्यादा एक्यूरेट पॉइंट तक सॉल्व करेंगे तो और क्लोजर आएगा, मतलब माइनर एरर आएंगे, ठीक। चलिए, तो ये होता है इस तरह से कार्बन डेटिंग का। एक और होता है लेड, यूरेनियम लेड, उसे रॉक डेटिंग कहा जाता है, वो भी डिस्कस करेंगे। ये कार्बन डेटिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा मेनली ऐसे सब्सटेंसेस के लिए यूज़ करते हैं जिनमें क्या होता है, मतलब कार्बन प्रेजेंट होता है, और मेनली प्लांट्स में और लिविंग बॉडीज़ में कार्बन तो रहता ही है, ठीक। इसके बाद आता है एक दूसरी टर्म आती है, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक एक्टिविटी। ये बस स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं, मतलब हमने कुछ नया कुछ नहीं किया है, हमने बस वहाँ पर नंबर ऑफ एन नोट बाई एन टी नहीं है, एन नोट बाई एन टी नहीं है क्योंकि गिवन ही नहीं है, उसकी प्लेस पर एक्टिविटी एट जीरो टाइम, यानी कि लिविंग बॉडी या इनिशियल टाइम, और एक्टिविटी एट टाइम टी, बस इतना लिखा है हमने, उससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। तो एक्टिविटी बस एक तरह से क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई को रिप्लेस करके एक्टिविटी के टर्म्स में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। स्पेसिफिक एक्टिविटी भी ऐसी है, ये कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज़ defined as per unit mass of the sample, यानी कि एक्टिविटी को हम किस टर्म्स में सॉल्व कर रहे हैं, पर यूनिट मास की टर्म्स में, पर यूनिट मास के टर्म्स में सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसे हम मैथमेटिकली वो सॉल्व करने से पहले लैंग्वेज लिख लेते हैं। लेट द radioactive sample weighing W gram have a decay constant lambda, ठीक है, ठीक है। अब नंबर ऑफ द न्यूक्लियाई, देयर फॉर नंबर ऑफ द न्यूक्लियाई इन W ग्राम, ठीक, कितना होगा, W ग्राम वेट अपॉन M मोलर मास इनटू एन नॉट, ठीक है। M क्या है, M इज़ द molecular weight of the radioactive substance of the radioactive substance
जो भी होगा हमारे पास वो तो होती है नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन नोट। एन नोट क्या है? एवोगैड्रो नंबर। एन ए लिख देता हूँ मैं जिससे कन्फ्यूजन ना हो, एवोगैड्रो नंबर। मतलब ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एन लिखें या एन नॉट लिखें या एन ए लिखें, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए लिख दिया कि ये कन्फ्यूज़न नहीं होना है, ये नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई नहीं है, ये तो एवोगैड्रो नंबर है, होना ही है ऑब्वियसली। नंबर ऑफ़ न्यूक्लियस सोल्व करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर तो करना ही पड़ेगा, ठीक। चलिए अब इससे आगे नेक्स्ट स्पेसिफिक एक्टिविटी। स्पेसिफिक एक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होगा वो लिख लेते हैं। स्पेसिफिक एक्टिविटी, स्पेसिफिक एक्टिविटी इक्वल टू होगा लैम्डा इंटू डब्ल्यू अपॉन एम इंटू एन ए एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय डब्ल्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय एम, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें क्या सॉल्व करना था? स्पेसिफिक एक्टिविटी क्या बताया था? एक्टिविटी पर ग्राम पर यूनिट मास, ठीक है। और ये क्या होगा? एक्टिविटी होगा। क्यों? क्योंकि एक्टिविटी किसके इक्वल है? लैम्डा एन के इक्वल है। और एन क्या है? एन इज़ द नंबर। नंबर कितना है? डब्ल्यू बाई एम इंटू एन ए नंबर है, ठीक है। तो ये वाली टर्म कहाँ से आती है? ये लैम्डा एन के इक्वल है, एक्टिविटी के इक्वल है। तो एक्टिविटी डिवाइडेड बाई वेट, मतलब जो वेट है बस वो, यानी कि एक्टिविटी में और स्पेसिफिक एक्टिविटी में बस ये डिफरेंस है। एक्टिविटी की टर्म्स में जो रहेगा वो रहेगा, स्पेसिफिक एक्टिविटी पर यूनिट मास की टर्म्स में रहेगा, यानी कितने वेट में आप उसे नोट कर रहे हैं, यानी कि पर ग्राम आंसर आना चाहिए। तो डिवाइडेड बाय द वेट, जो भी आपने वेट लिया है उसका 2 ग्राम 10 ग्राम 50 ग्राम जो भी ग्राम लिया है डिवाइड कर देंगे उससे। और यहाँ तो डब्ल्यू की वैल्यू जो भी रहेगी वैसे वो कैंसिल आउट हो जाएगा इस इसमें। तो ये रह जाएगा एम इज़ द मोलर मास, एन इज़ द एवोगैड्रो नंबर, और लैम्डा की वैल्यू तो हम सॉल्व कर सकते हैं 0.693 बाई टी हाफ, ठीक है। तो स्पेसिफिक एक्टिविटी एक कांस्टेंट है। रेडियो एक्टिव सैंपल प्योर होगा। प्रोडक्ट डज नॉट रिमेन विद द रिएक्टेंट, प्रोडक्ट रिएक्टेंट के साथ नहीं है, तो स्पेसिफिक एक्टिविटी एक कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले, ठीक। चलिए, तो स्पेसिफिक एक्टिविटी का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको वेट दिया जाएगा कितने ग्राम है, ठीक। लैम्डा की वैल्यू गिवन होगी या टी हाफ गिवन होगा, उससे आप लैम्डा को सॉल्व कर लेंगे, एवोगैड्रो नंबर डिवाइड बाय मोलर मास, यानी वेट का इसमें कोई रोल नहीं है स्पेसिफिक एक्टिविटी में, ठीक। चलिए, इसके बाद आता है सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद फिर न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन रह जाएगा। रॉक डेटिंग, ठीक है। जैसे कार्बन डेटिंग होता है वो लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए या प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, ह्यूमंस के लिए, उनके लिए यूज़ करते हैं। रॉक डेटिंग मेनली स्टोन्स के लिए, रॉक नाम लिखा है, रॉक्स के लिए यूज़ होता है। और ये किसके बेस पर है? इट इज़ एज्यूम्ड दैट नो lead means pb element, no lead was originally present in the sample, या रॉक या स्टोन होगा, ठीक है। एंड all of it comes from यूरेनियम, यानी जितना भी लेड है अभी नेचर, और है मेनली ऐसा ही है, स्टोन्स में जो लेड है वो लेड मतलब नेचर में पहले से प्रेजेंट नहीं था, वो लेड मेनली यूरेनियम के डिके से, मैंने कहा ना जो भी सीरीज़ होती हैं उनमें से मेनली यूरेनियम की सीरीज़ तो लेड पर ही जाकर एंड करती है। यानी यूरेनियम डिके होगा, फिर नया एलिमेंट बनेगा, फिर नया न्यू डॉटर एलिमेंट्स बनते रहेंगे और लास्ट में जाकर लेड बनेगा। और लेड एक स्टेबल न्यूक्लियस है, उसके बाद आगे वो फर्दर डिके नहीं करेगा। तो जब तक लेड नहीं बनता है तो इसका मतलब जितना भी स्टोन्स में, रॉक में लेड है, इट इज़ बिकॉज ऑफ यूरेनियम, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। और अगर होगा भी तो कोई एक दो पार्टिकल, वैसे यही होता है, रॉक की स्टोन की जो एज होती है वो इसी के बेस पर, लेड के बेस पर ही सॉल्व करते हैं। तो लेड डेरिवेटिव है एक तरह से किसका? यूरेनियम का डेरिवेटिव है, यूरेनियम से ही प्रोड्यूस होता है। जहाँ यूरेनियम है वहीं लेड होगा, जहाँ यूरेनियम नहीं है वहाँ लेड नहीं होगा, ऐसा एज्यूम किया जाता है और ये प्रैक्टिकली है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं? इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स
ठीक है, N0 इनिशियली क्या क्या प्रेजेंट होगा, यूरेनियम प्लस लेड दोनों प्रेजेंट होंगे, और इस टाइम पर क्या प्रेजेंट होगा, फाइनल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरेनियम। फाइनल नंबर ऑफ मोल्स का क्या मीनिंग होगा, मीन्स एट प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम आज कितना प्रेजेंट है, ठीक है, एट प्रेजेंट टाइम एन टी इक्वल टू क्या होगा, यू। ठीक है, यानी पहले यूरेनियम क्या था, ज़्यादा था, ठीक है, ज़्यादा क्यों था, क्योंकि यूरेनियम का कुछ, यूरेनियम किस में कन्वर्ट हो गया, लेड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इनिशियली उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, N0 यूरेनियम और लेड। जो अभी लेड प्रेजेंट है वो लेड भी कहाँ से आया होगा, यूरेनियम से आया होगा। तो इनिशियली यूरेनियम की ज़्यादा वैल्यू होगी, यानी यूरेनियम प्लस प्रेजेंट लेड, यानी आज के टाइम पर जो भी लेड अवेलेबल है वो सारा लेड कहाँ से आया होगा, यूरेनियम से आया होगा। और एक न्यूक्लियस से एक न्यूक्लियाई ही बनता है, एक यूरेनियम का न्यूक्लियाई एक न्यूक्लियाई ऑफ लेड ही बनाएगा, एक से एक बनेगा, इसलिए सीधा सीधा ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे अभी मान लो अभी इस टाइम पर 100 न्यूक्लियाई हैं, 100 यूरेनियम है और 100 ही लेड हैं, इसका मतलब है 100 प्लस 100, यानी पहले क्या रहा होगा, 200 यूरेनियम रहे होंगे, जिनमें से 100 अभी लेड में कन्वर्ट हो गए और 100 अभी बचे हुए हैं। तो ये 100 बचे हुए यूरेनियम है, ठीक, बचे हुए यूरेनियम प्लस प्रेजेंट लेड दोनों को ऐड कर देंगे, इनिशियल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम इसे क्या सॉल्व कर लेते हैं, देयरफॉर N0 बाई NT सॉल्व कर लेते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, U प्लस PB, और इसे 1 प्लस PB बाई U ऐसे भी लिखा जा सकता है। और टाइम, टाइम किसके इक्वल होगा, टाइम वो तो आपको पता ही है, 2.303 अपॉन लैम्डा लॉग N0 बाई NT, ठीक है, नॉट की वैल्यू और टी की वैल्यू, और इसका रेशो किसके इक्वल है, तो इसे पुट कर देते हैं। और लैम्डा तो आपको पता ही है किसके इक्वल होता है, 0.693 अपॉन टी हाफ के इक्वल होगा, उसे पुट कर लेना, ठीक, 1 प्लस, ठीक, ये हो गया। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक, और इजीली, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक। और दूसरे फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं इसे, अगर आप चाहें तो। आप इसे 2 वाले एन विदाउट लॉग सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको एक फार्मूला बताया था लास्ट क्लास में, आप उसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप इसे लैम्डा और टी इन सब से सॉल्व नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, यानी लॉग यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो आप इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ये वैल्यू 2 n के इक्वल होगी, और n इंटू टी हाफ इक्वल टू टी के इक्वल होगा, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, जो आपको पिछले लास्ट उसमें लेक्चर में एक फार्मूला बताया होगा, जिसमें लॉग विदाउट यूज़ ऑफ लॉग हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। और ये रेडियो एक्टिविटी में भी यूज़ कर सकते हैं आप इसे, उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब नॉर्मल क्वेश्चंस में भी, कंसंट्रेशन वाले क्वेश्चंस में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना, ये कंसंट्रेशन नहीं है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द न्यूक्लियाई, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई की बात कर रहे हैं हम किसी उसकी बात नहीं करते हैं कि ग्राम वेट को आप डायरेक्ट यूज़ कर लोगे, 2 ग्राम 5 ग्राम या ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, आपको नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई चाहिए, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, तो इस तरह से ये होगा, ठीक। इसके बाद न्यूक्लियर फिशन है, न्यूक्लियर फ्यूज़न है, ठीक, वो रिएक्शंस है, न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूज़न, आपको जैसे आपने पढ़ा होगा क्या होते हैं, रिएक्टर्स होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करने, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो कंट्रीज़ में क्या होता है, कुछ इंडिया में भी हैं, ठीक है, जापान में ज़्यादा हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, न्यूक्लियर सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज़ करते हैं, उनको क्या करते हैं, नेचुरली नहीं आर्टिफिशियली हीट कराते हैं, ठीक है। उनके सेंट्रल एटम को, मतलब एक उनके न्यूक्लियस को हीट कराया जाता है स्मॉलर, किससे, स्मॉलर एटम से, ठीक है, स्मॉलर साइज़ का एटम होगा या न्यूट्रॉन होगा, उसका बम्बारमेंट करते हैं, उससे वो स्प्लिट होता है, एनर्जी रिलीज़ होती है, उस एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, डेवलप करने में यूज़ करते हैं। तो वो सब मैं आपको, मैंने कहा था PDF की फॉर्म में वो भेज दूंगा मैं, 2-3 पेजेस हैं, वो एक बार उसे रीड कर लेना, ठीक है। न्यूक्लियर फिशन का मैं एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ।
न्यूक्लियर फिशन। ठीक है, न्यूक्लियर फिशन क्या होता है? हैवी न्यूक्लियस ब्रेकिंग और डिके ऑफ हैवी न्यूक्लियाई into लाइटर न्यूक्लियाई। ठीक है, ऑफ कंपेरेबल मास। ठीक है, कंपेरेबल मासेस। ठीक, विद रिलीज ऑफ large amount of energy by the bombardment of या with suitable सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, इस तरह से। जैसे एक एग्जांपल, ठीक, ये एग्जांपल लिख लेते हैं हम। यूरेनियम का एग्जांपल है, यूरेनियम 92 235 प्लस 0N1, यानी कि न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया। न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करते हैं तो ये पैरेलल रिएक्शन, आपको बताया था ना कि रेडियो एक्टिव में पैरेलल, तो ये 3 अलग अलग रेट से 3 तरह के प्रोसेस में न्यूक्लियर रिएक्टिविटी में जा सकता है। 56 और 140 प्लस क्रिप्टॉन 93 और 36 प्लस 3 न्यूट्रॉन्स, मतलब नए न्यूट्रॉन, यानी ये चेन रिएक्शन है। नए न्यूट्रॉन फिर नए पर हिट करते हैं तो इट इज़ चेन रिएक्शन। और अगर इसे ओपन में कर देते हैं तो अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होता है। वो तो हम क्या करते हैं, जब न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ करते हैं इन सब रिएक्शंस को, तो वहाँ पर क्या होते हैं, हमारे पास मॉडरेटर्स होते हैं जो रिएक्शन को किसी भी टाइम पर क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। अगर इसे ओपन एरिया में या ओपनली यूज़ करेंगे तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, चेन रिएक्शन है, स्टार्ट नॉन स्टॉपेबल होगा। एक बार स्टार्ट हुआ तो जब तक मटेरियल ख़त्म नहीं हो जाता तब तक ये कंटिन्यूस चलता रहता है। 37 रुबीडियम 90 प्लस 20N1, इस तरह से। तो सभी रिएक्शन चाहे वो कोई भी हो, यूरेनियम का बम्बार्डमेंट होगा, इसका न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट होगा यूरेनियम के न्यूक्लियस पर, तो वो स्प्लिट होगा। 2 ऑलमोस्ट सेम मास के एटम में स्प्लिट होगा, जैसे बेरियम क्रिप्टॉन में, जीनोन स्ट्रोंशियम में, या सीजियम रुबीडियम में ब्रेक हो जाएगा और साथ में नए न्यूट्रॉन जनरेट होंगे। ये नए न्यूट्रॉन क्या करेंगे, नए यूरेनियम को हिट करेंगे, फिर वो 3 तो इस तरह से ये चेन रिएक्शन चलती है, नॉन स्टॉपेबल होता है। ठीक, कंटिन्यू चलती रहती है। ठीक है, चेन रिएक्शन है ये। और ये किस में यूज़ होता है, अगर आप इसे एक तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। और कंट्रोल्ड अगर होगा, कंट्रोल्ड रोड्स होती हैं मेड ऑफ एलिमेंट्स सच एज बोरोन एंड कैडमियम एब्जॉर्ब एडिशनल न्यूट्रॉन्स एंड कैन बी देयर फॉर स्लो द चेन रिएक्शन। तो ये रिएक्टर में यूज़ होता है, कंट्रोल्ड चेन न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर्स में। और अगर ये कंट्रोल्ड नहीं है तो इसका एग्जांपल एटम बॉम्ब होगा। ठीक है, आपने नाम भी सुना, एटॉमिक बॉम्ब इज़ डिनोटेड विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ केमिकल एक्सप्लोजिव दैट पुश टुगेदर 2 और मोर मासेस ऑफ फिजनेबल मटेरियल टू गेट ए सुपर क्रिटिकल मास। ठीक है, तो एटॉमिक बॉम्ब इसका क्या है, एग्जाम्पल है अनकंट्रोल्ड। और कंट्रोल्ड वाला एग्जाम्पल क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर कंट्रोल्ड और एटॉमिक बॉम्ब अनकंट्रोल्ड। ठीक है, ये तो है न्यूक्लियर फिशन। ठीक, ऐसे ही क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, न्यूक्लियर फ्यूज़न। ठीक, न्यूक्लियर रिएक्टर्स ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल हैं इसके। ठीक, एक कंट्रोल्ड और एक अनकंट्रोल्ड। न्यूक्लियर फ्यूज़न,
ये दूसरा है, सेकंड एक और टाइप न्यूक्लियर फ्यूज़न। और मैंने पहले बताया है कि रिएक्टेंट्स लेफ़्ट साइड के और राइट साइड के एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या रहते हैं, नंबर्स क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। अगर कोई फिल इन द ब्लैंक में कोई इक्वेशन कंप्लीट करने के लिए आता है तो लेफ्ट साइड के एटॉमिक नंबर, राइट साइड के एटॉमिक नंबर को नोट करो और उनको इक्वल लिखो। और कोई भी एलिमेंट नया जनरेट हो सकता है, मतलब नया न्यूक्लियर जनरेट हो सकता है, जैसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, ठीक है, या कोई और एलिमेंट जनरेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी आ सकते हैं उसमें। मैंने बता दिया आपको, पॉजिट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इस तरह के पार्टिकल्स आते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये रिएक्शन का है, ये भी न्यूक्लियर रिएक्शन है, न्यूक्लियर reaction in which two lighter यानी लाइट वेट, जिनका मासेस कम होंगे, लाइटर न्यूक्लियाई आर फ्यूज्ड टुगेदर to form a heavier न्यूक्लियाई। यानी दोनों लाइटर न्यूक्लियर कंबाइन करेंगे और क्या बनेगा, एक हैवियर न्यूक्लियाई बनेगा, ठीक है। और इसी इट इज़ अबाउट 1000 टाइम्स देन दैट ऑफ न्यूक्लियर, मतलब ये ज़्यादा पावरफुल होता है। जो रिलीज एनर्जी है अप्रोक्स 1000, सेम मटेरियल अगर हम लेंगे, उसी टाइप का वो मटेरियल लें, ठीक, तो इसमें लिखा हाइड्रोजन बॉम्ब इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्यूज़न। हाइड्रोजन बॉम्ब इस पर डिपेंड करता है। एनर्जी रिलीज इज सो न्यूमरस दैट इट इज़ अबाउट 1000 टाइम्स दैन दैट ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब। एटॉमिक बॉम्ब में जितना एनर्जी रिलीज होगा उतने ही अमाउंट में अगर हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करें तो ये उससे 1000 टाइम ज़्यादा होगा, ठीक है। बस, और इसका एक तो एग्जांपल इसका हाइड्रोजन बॉम्ब हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, सन, स्टार्स, और दूसरा हाइड्रोजन बॉम्ब और स्टार्स इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। बस इसमें एक प्रॉब्लम है, न्यूक्लियर फिशन को स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। एक न्यूट्रॉन को थोड़ा सा एक्सप्लोजन देना होता है, हिट देना होता है, ठीक है, जिससे वो सफिशिएंट वेलोसिटी गेन करे, जाकर हिट करे, बस इतना करना होता है। बट इट रिक्वायर्ड वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है, इट रिक्वायर्ड वेरी हाई टेम्परेचर टू स्टार्ट द न्यूक्लियर फ्यूज़न, ठीक है। वेरी हाई temperature should be required to start the nuclear fusion, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूज़न अगर हमें स्टार्ट करना है तो वी शुड रिक्वायर्ड वेरी हाई टेम्परेचर। और अप्रोक्स कितना टेम्परेचर क्या होता है, 10⁻6 to 10⁻7 केल्विन। इस टाइप का टेम्परेचर हमें चाहिए होता है, ऑर्डर ऑफ 10⁻6 to 10⁻7 केल्विन का ऑर्डर चाहिए, तब ये रिएक्ट करेंगे, ठीक है। और इनसे एंड जैसे एग्जांपल लिख लेते हैं, 1H2 + 1H3 gives 2He4 + 0N1 + 17.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह की एनर्जी रिलीज़ होती है। और ये एनर्जी क्यों रिलीज़ होती है वो मैंने आपको पहले ही लिखवा दिया था। क्या होता है, आइंस्टाइन का इक्वेशन है E = Δ mc²। राइट साइड के मास और लेफ्ट साइड के मास में डेफिनेटली डिफरेंस होगा, और वो डिफरेंस जो होता है वो एनर्जी की फॉर्म में रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। और इसकी रिलीज्ड एनर्जी ज़्यादा होती है, वो मैंने आपको बता ही दिया है कि ये रिलीज्ड एनर्जी इससे ज़्यादा होती है। और ये भी उसी तरह का है, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन है, ठीक है। एक बार स्टार्ट होगा तो ये कंटिन्यू चलता रहता है। ये भी स्टार्स में, सन में, स्टार्स मतलब हम जो बात कर रहे हैं सन, ठीक है, सन भी एक स्टार ही है, तो उसमें यही रिएक्शन चल रहा है, न्यूक्लियर फ्यूज़न का ही चल रहा है। वहाँ हाइड्रोजन का सोर्स है, उसमें बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं और धीरे धीरे वो क्या किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, हीलियम में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे उसका हाइड्रोजन का जो मास है वो कम होता जा रहा है, यानी कि कुछ टाइम बाद, टाइम कुछ क्या बहुत बहुत लॉन्ग टाइम होगा,
ठीक है, मिलियन ट्रिलियंस ईयर्स आफ्टर उसका मटेरियल ख़त्म हो जाएगा, सारा हाइड्रोजन कंप्लीट बर्न हो जाएगा, मतलब हीलियम वगैरह, हीलियम में कन्वर्ट या हीलियम का आइसोटॉप्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जो डिफरेंस होगा वो सब एनर्जी में कन्वर्ट, ठीक। सन क्या करेगा, श्रिंक कर जाएगा, ठीक है, और श्रिंक करने से उसमें क्या होगा, इफ़ेक्ट हो सकते हैं, वो फिर आगे फिजिक्स है, केमिस्ट्री का रोल नहीं, वो ब्लास्ट भी कर सकता है, ठीक है, ब्लैक होल में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर वो दोबारा से क्या कर सकता है, अपनी एनर्जी को रीगेन कर सकता है, क्योंकि श्रिंक होने से उसमें क्या होगा, फिर एक्सप्लोजन हो सकता है, और वो एक्सप्लोजन अगर सफिशिएंट हुआ तो हीलियम फिर ब्रेक हो जाएंगे, किसमें, हीलियम या हीलियम का आइसोटॉप्स हाइड्रोजन और में फिर से ब्रेक हो जाएंगे, और हाइड्रोजन फिर अवेलेबल हो जाएगा फिर से। तो ये फिजिक्स का पार्ट है, वो सब फिजिक्स में डिस्कस करेंगे या बियॉन्ड द सिलेबस होगा, ठीक है, ये इतना सब हम स्टडी नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए, इससे रिलेटेड मैं आपको 1-2 पेज सेंड कर दूंगा न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह से, वो रीड कर लेना, कैसे वर्क करते हैं हाइड्रोजन बॉम्ब, या सन में क्या रिएक्शन है वो सब, ठीक है। ये थियोरेटिकल पार्ट है, मतलब ज़्यादा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है। चैप्टर कंप्लीट है, आप सॉल्व करिए क्वेश्चंस, ठीक है, डाउट सेंड करिए। अभी तक 1-2 स्टूडेंट ने ही डाउट भेजे हैं, उससे ज़्यादा नहीं, 1-2 ने ही, ठीक है। तो कल सभी को कॉल करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड कॉल मी, ठीक है, सभी को कॉल करना है 1 by 1, ठीक है, जो भी जिसका जब भी नंबर मेरा बिज़ी नहीं होगा कॉल करना है आपको, ठीक है, और हम डिस्कस करेंगे किसी को क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, क्लियर। जिसका कॉल नहीं आएगा उसे कॉल मैं करूँगा, ठीक। तो ट्राई करिए कि आप लोग कॉल कर लें तो बेटर रहेगा, ठीक है, और डाउट अपने सेंड करिए, जो भी प्रॉब्लम है, थ्योरी से रिलेटेड है या न्यूमेरिकल से रिलेटेड है, ग्राफ से, जिससे भी रिलेटेड है, वो क्वेश्चन सेंड करिए। पहले सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है, फिर उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक। उससे आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। एलन के टेस्ट पेपर्स ले लीजिए ऑनलाइन से कहीं से भी, या कोई और मिलता है तो वो असाइनमेंट का मैं तो बताइए, मैं और क्वेश्चन सेंड कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस करिए, ट्राई करिए। ओके, गुड डे।